आप बताइए कि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी है। आपने जनता को ये क्यों नहीं बताया कि देखिए इस तरीके से वोट चोरी हुआ, आगे से आप सावधान हो जाओ। रिपब्लिक ने तो समाजवादी पार्टी को ही 50 सीटें जीती, तो बीजेपी और आरएसएस जो है वो गोडसे वाले राष्ट्रवादी हैं। 2022 की हल्की सी कसक कहें या चूक रह गई थी। लोकतंत्र में जनता तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थी। 22 में सब कुछ हुआ, 22 में वोट चोरी भी हुआ, 22 में हमारे लोगों को परेशान भी किया गया। क्या सत्ता परिवर्तन के बाद में आप लोग भी ऐसे ही करोगे? नहीं भाई, जो घर था केडी मार्ग जो है उसको भी हम लोग गंगा जल से धुलवाएंगे। नहीं, हम लोग भाजपा जैसे लोग, हम लोगों को संविधान पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है, परंपराओं पे भरोसा है। तो देश को बेचने वाले लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। कोई भी आज तक ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इतने मंदिर तोड़वाए हों जितने मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने तोड़वाए और मोदी जी ने तोड़वाए। भाजपा को हटाना है, यही रणनीति है। अगर समाजवादी पार्टी की आती है तो जहां अगर हम 10 से 40 ले जाएंगे, अगर उनकी कोई मांग होगी तो हमारे नेता वो भी मानेंगे। अब बेईमानी तो नहीं करने देंगे, न चुनाव आयोग को न बीजेपी को। जो मोदी जी के साथ है वो देशभक्त है। इसका मतलब क्या है? मोदी जी देश हैं, जनता के साथ धोखा हुआ है। मोदी जी 29 का चुनाव अगर बनारस से लड़ेंगे दूसरे नंबर पे भी नहीं आएंगे। ये तो पूरा देश बेच दें और देश को पता न लगे। 3 अंकों में विधायक, 100 विधायक भी नहीं है। देश 50 साल पीछे ले गए मोदी। नौ किस फाइल में किसका क्या नाम है आप बताइए ना। नहीं, एब्सेंट फाइल से डरे। एब्सेंट फाइल से लोग डरे हुए, उसमें किसी का नाम आ जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आ जाए। 2027 का बिगुल बजने को है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब तरीके से अपने साम दंड भेद जितने भी सब अपनाना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ख़ास मेहमान और बड़ी पर्सनालिटी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ करती हैं। नाम है सुनील सिंह यादव जी और उनको साजन कह के भी पुकारा जाता प्यार से। तो साजन जी, आज आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। कई सारी आपसे आज बातें की जाएंगी कि 2022 की हल्की सी कसक कहें या चूक रह गई थी। क्या उस कसक को आप 27 में दोहराओगे या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि नहीं उससे बड़ा करके हम दो दिखाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे भी बात करने का मौका मिलेगा और आपके दर्शकों से कम हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। और आपने जो बात शुरू की है 2022, स्वाभाविक है कि उसकी कसक भी है और उस पर पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे लगता है कि बहुत अध्ययन किया है कि कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है। हम लोग अपनी गलती ही स्वीकार कर रहे हैं और जो कुछ भी कमियां रह गई होंगी उन पूरी कमियों को मुझे लगता है पार्टी नेतृत्व ने 24 में ही पूरा कर लिया। नहीं, इसमें थोड़ी कंट्रडिक्शन दिखाई देती है। जैसे 22 का जब रिजल्ट आया था तो तकरीबन समाजवादी पार्टी उसको अस्वीकार कर रही थी कि नहीं, हमारे मन मुताबिक नहीं है। जितना हमारा रिजल्ट और जितनी हमारी रैली में हुजूम से जो जनता आती थी उसके मुकाबले ये रिजल्ट नहीं रहा। ये 22 की बात हो गई। उसके तुरंत ही 1.5 साल के बाद में जब 24 का जब चुनाव लोकसभा का होता है तो बाजी पलट जाती है। आप पूरे देश की तीसरी बड़ी पार्टी समझ लो उभर के आते हो। तो फिर इसकी जो बीच में जो गैप रह गया, पहले आपने स्वीकार नहीं करा और बाद में तुरंत आपने देखा, आप ही की बात बड़ी हो जाती है कि जब रिजल्ट आता है 24 का तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, कसक है, या फिर जो वोट चोरी का जो आप लोगों ने एक नारा उठाया था, या वो बात बड़ी हो जाती है। देखिए 22 में सब कुछ हुआ,
22 में वोट चोरी भी हुआ, 22 में हमारे लोगों को परेशान भी किया गया, 22 में अधिकारियों ने भी मनमानी की। लेकिन मुझको लगता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी ने उसको ठीक करने के लिए उस पर गए नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। राजनीति में आप कहते रहिए कि हमारे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया, लेकिन आसानी से कोई स्वीकार नहीं करता। उस बात को जब 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के नारे के साथ ताना बाना बुन करके और जिस जिस जगह पर हमारे साथ धोखा हुआ था, पार्टी के साथ धोखा हुआ था, उन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का ठीक से इलाज करके 24 में हम लोगों ने उनको हाफ किया है। हाफ किया नहीं, अभी आपने कहा कि गए नहीं हम लोग, आपको पता चल गया वोट चोरी हुई है, बकौल आप जैसे कह रहे हो, लेकिन उसको सही से आपने एडमिट क्यों नहीं करा? जनता को स्वीकार किया नहीं, वो आपने स्वीकार करा, आपने जनता को ये क्यों नहीं बताया कि देखिए इस तरीके से वोट चोरी हुआ, आगे से आप सावधान हो जाओ? रास्ता क्या था? 22 हार चुके थे। अगर जनता से हम लोग ये कहें कि हम आपका वोट चोरी हो गया इसलिए हम हार गए, तो ये बात हम लोग लेके गए। लेकिन 24 में फिर वोट को ताका भी, और ऐसे समीकरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया कि जो भाजपा की चाल थी, भाजपा की बेईमानी, अधिकारियों की बेईमानी, सब धरी की धरी रह गई। और ये नहीं कह रहे हैं कि अभी भी 24 में भी बीजेपी ने बेईमानी नहीं की। अगर 24 में भी बीजेपी बेईमानी नहीं करती, बीजेपी सरकार या अधिकारी बेईमानी नहीं करते, तो मुझको लगता है हमारा गठबंधन 50+ सीटें जीतता। कैसे? देख लीजिए ना, अब समाजवादी पार्टी को आपने फूलपुर हरा दिया, समाजवादी पार्टी को फर्रुखाबाद हरा दिया, समाजवादी पार्टी को मेरठ हरा दिया। मतलब ये जीते चुनाव, कम मार्जिन, तो जीते चुनाव हरा दिए ना। इसलिए आप कह रहे हो कि उसमें जो हार जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम था। हाँ, मुझे लगता है कि पब्लिक ने तो समाजवादी पार्टी को ही 50 सीटें जिताई। लेकिन इसमें आपको ये पता, यहाँ जितनी आप चीजें बता रहे हो, जितनी भी विधानसभा या फिर लोकसभा बता रहे हो, यहाँ रिकाउंटिंग भी करवाई गई थी। उस समय आप लोगों ने ये भी कहा लाइट चली गई, अधिकारियों ने हमारे एजेंट को बाहर कर दिया गया। ये लाइट काट देते हैं रिकाउंटिंग के नाम पर, मीडिया को भगा देते हैं। हुआ ऐसा? हुआ? क्यों नहीं हुआ? सब जगह हुआ ना, जहां जहां धांधली हुई। आपको बलिया की घटना याद होगी। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी पार्टी नहीं लड़ी होती तो बलिया हरा देते, हमको देवरिया हरा देते, बांसगांव कांग्रेस को हरा दिया। तो आप सोचिए ना, क्या सबक लिया इससे? सबक लिया है कि अब वोट भी ताकना है और मजबूती के साथ भाजपा से लड़ना भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो बड़ा आंदोलन, हमारे नेता ने कहा है, लेकिन आंदोलन का मतलब ताकत के साथ। अब बेईमानी तो नहीं करने देंगे, न चुनाव आयोग को न बीजेपी को, धोखा नहीं करने देंगे अब, क्योंकि यह धोखा सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, ये तो लोकतंत्र पे धोखा है ना, ये तो हमारी परंपराओं पे धोखा है, ये तो संविधान पे धोखा है। तो बीजेपी लगातार, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बीजेपी कहती है भाई संविधान कैसे खतरे में है? आप पिछड़े दलित नौजवानों का आरक्षण छीन लिए उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण खा गए। या मैं आपके एक कार्यक्रम में कहूं कि अगर उनका चेहरा आपको लाल दिखाई देता है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़े और दलितों के बेटे और बेटियों का कैरियर खा करके और उनकी नौकरी खा करके अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो ये तो बीजेपी की, मुझे लगता है कि जो नीति है बीजेपी और आरएसएस नहीं, फिर ये फायदा दे किसको रहे हैं? आपने कहा कि आरक्षण खा गए, फिर ये फायदा किसको दे रहे हैं? किसको दिया? आप देखिए ना, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय उठा के देख लीजिए, वीसी कौन है? सारे प्रोफेसर उठा के देख लीजिए, कौन है? कौन है? अरे भाई आरएसएस के लोग हैं और बड़े समाज के लोग। तो वो तो अपनी काबिलियत से जा रहे हैं ना, योग्यता से जा रहे हैं ना। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों में कोई काबिलियत नहीं है, यही तो बीजेपी साबित करना चाह रही है। यही तो आपको बताना है ना जनता को कि यही बता रहे हैं। देखिए अगर आपके
जो पात्र है वो घर बैठा हुआ, जो अपात्र है उसको आपने सीट अगर मुहैया आपके करा दी। कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये बातें जाएंगी कि पिछड़े और दलितों के साथ किस तरीके से धोखा हो रहा है, मुसलमान भाइयों के साथ किस तरीके से धर्म देख करके फर्जी मुकदमे लगा करके आप बुलडोजर चला देंगे। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन मुसलमान का नाम आते ही आप बुलडोजर चला देते हैं। और फिर जब आपके अपने लोग फंसते हैं, वो किसी भी मामले में फंस जाएं, बलात्कार में फंस जाएं, धोखाधड़ी में फंस जाएं, ब्लैकमेलिंग में फंस जाएं, आप फिर उनको बचाते हैं। देखिए, बीजेपी की सबसे खूबसूरत बात आप समझिए, अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो राष्ट्रवादी हैं। बीजेपी में अगर बलात्कारी भी शामिल हो जाए तो राष्ट्रवादी, बेईमान शामिल हो जाए तो वो राष्ट्रवादी, धोखेबाज शामिल हो जाए वो राष्ट्रवादी। तो बीजेपी का राष्ट्रवाद और हमारा आपका जो राष्ट्रवाद है वो बिल्कुल अलग है। अभी देखिए, बीजेपी के बड़े नेता का बयान आया कि जो मोदी जी के साथ है वो देशभक्त है। इसका मतलब क्या है? मोदी जी देश हैं, और अगर मोदी जी देश हैं तो क्या देश ट्रंप के सामने झुक गया? चलिए, ये इस पे मैं बात करूंगा, ट्रंप वाली और जो भी है डील वाली। अभी आपने एक शब्द लिया कि मुसलमान परेशान है। ये आप इसको अगर मैं डिफाइन करवाऊं, अगर इसकी परिभाषा में जानूं, क्या तभी जैसे बसपा से नसीमुद्दीन साहब टूट के आ रहे हैं या दूसरे दलों से जो आपके पास टूट के आ रहे हैं, कि वास्तव में उनको, उन मुसलमानों को या मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाले बड़े जो नेता हैं वो वहाँ वो उतना नहीं कर पा रहे हैं अपनी कौम के लिए जितना समाजवादी पार्टी से वो उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए आपके पास आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है रमेश जी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का नारा है, 24 में हम लोगों को याद है जब पीडीए का बात हमारे नेता ने की तो लोगों ने मजाक बनाया, मीडिया ने मजाक बनाया और कहा क्या है पीडीए। और जब 24 का रिजल्ट आया तो जो बीजेपी के लोग हम लोगों से मजाक में कहते थे क्या है पीडीए, तो हम लोगों ने भी कहा कि पूछिए प्रधानमंत्री जी से कि क्या है पीडीए। तो पीडीए के खिलाफ है बीजेपी। नहीं, पीडीए की भाजपा ने फुल फॉर्म भी बता दी ना। नहीं, तो पीडीए की फुल फॉर्म भाजपा प्राइवेट यादव अथॉरिटी ऐसी कुछ बता दी थी। देखिए, आप जब किसी से लड़ नहीं पाते हैं तो आप दुष्प्रचार करते हैं। मैं कह रहा हूं कि पीडीए की परिभाषा बीजेपी जिस तरीके से गढ़ती है वो भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान और आदिवासियों का अपमान है। अगर हम आपकी परिभाषा गलत तरीके से प्रस्तुत करें तो ये होता क्या ना, मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं, बीजेपी और आरएसएस सामंती सोच की विचारधारा है, जिनका संविधान पे भरोसा नहीं है, जिनका भरोसा लोकतंत्र पे नहीं है, जो तिरंगे को स्वीकार नहीं करते थे। उनको लगता है कि इस पूरे देश में हमारा कब्जा होना चाहिए। वो आज भी, आप सोचिए, पिछड़ों को किस भावना से देखते हैं। हम कहते हैं छोड़िए, पिछड़ा गांव का छोड़ दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी कितनी बार एमपी रहे, 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम उत्तर प्रदेश में किए कि उत्तर प्रदेश बदल गया। और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आने के बाद भी अगर उनका घर गंगा जल से धुलवाया जाए या वो किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर आप गंगा जल से धुला रहे हैं, तो आप सोचिए क्या भावना है। हम लोगों ने कई जगह कहा ये गलती हम लोगों की भी है। जब माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाया गया था तभी पीडीए के पूरे लोग सड़क पे आ जाते, तो फिर दलित को पेशाब कोई नहीं पिला सकता था, फिर किसी गरीब और दलित को कोई थूक के नहीं चटवा सकता था, फिर आप दलित को घोड़ी पर चढ़ने पर आप अपमानित नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है कि हम लोगों की गलती है और उस गलती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और अब पीडीए को पूरी ताकत के साथ। क्या सत्ता परिवर्तन के बाद में आप लोग भी ऐसे ही करोगे? नहीं भाई, जो घर था केडी मार्ग जो है उसको भी हम लोग गंगा जल से धुलवाएंगे? नहीं, हम लोग भाजपा जैसे लोग नहीं हैं। हम लोगों को संविधान पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है, परंपराओं पे भरोसा है। हाँ, तो ये सच है। भाजपा तो अपने आप को सबसे बड़ी परंपरावादी पार्टी, सरकार,
सोच वाली कहती है। नहीं, क्या सोच भाई, बीजेपी की अगर आप सोच पे जाते हैं तो नारा ही उनका है सबका साथ ठीक सबका बात। देखिए, विकास। बीजेपी की सबसे खूबसूरत बात केवल एक है, हम्म बात बहुत अच्छी करते हैं, नारे बहुत अच्छे लाते हैं। हम्म बीजेपी के जब आप मूल में जाएंगे, हाँ, तो जनता बीजेपी भी की तो जो उसी सोच को, है, नहीं, जनता हम- भी तो उसी को पसंद कर रही है कि अगर नहीं, नारे नहीं, अच्छे हैं, लच्छेदार बातें करती हैं। हम ये कह रहे हैं ना कि जनता के साथ धोखा हुआ है। हम्म जब देश के प्रधानमंत्री जी देश के सामने वादे कर रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा हम आएंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी, हाँ, हम आएंगे तो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएगा। उनका आप बीजेपी को जिताइए, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, विश्वविद्यालय बन जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज पे उड़ रहा होगा, रुपए डॉलर के बराबर चला जाएगा। इनमें क्या एक भी काम हुआ है? और अगर एक भी काम नहीं हुआ तो आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री जी कितने झूठे हैं। नहीं वो तो, और आप सोचिए कि देश के साथ धोखा क्या हुआ। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी के आलम आप समझ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। और आप देखिए ना कि जो आपने वादे किए थे, और वादे से मुझे याद आया, श्रद्धेय नेताजी एक बात हमेशा कहते थे कि भ्रष्टाचार सिर्फ बेईमानी करके पैसा लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। निश्चित तौर पे। ठीक है, अगर वादा खिलाफी को आप भ्रष्टाचार मानेंगे तो आप बताइए फिर बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? वो तो कहते हैं हमारे सफेद कॉलर है, हमारे ऊपर एक दाग नहीं लगा, सरकार के ऊपर एक भी घोटाले का कोई भी स्कैम उनका नहीं खोला। अच्छा, पीएम केयर फंड का हिसाब देने को तैयार है क्या? हाँ, तो मना कर दिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्यों मना कर दिया? इस समय आपका पैसा है, पार्लियामेंट में नहीं, आपका पैसा है। नहीं, यही तो मुद्दा है आप लोगों के लिए। पार्लियामेंट में उन्होंने कह दिया कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सवाल नहीं उठा सकते हैं, पूछ नहीं सकते। यही तो मैं कह रहा हूं रमेश भाई कि इसी जगह जनता के साथ धोखा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में, तो मोदी जी का हो जाएगा। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, मोदी जी का हो जाएगा। भाई, तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी जो रिप्रेजेंट जो जनता की कर रही है वो पार्लियामेंट में कर रही है। जब सब चीजें आरटीआई के दायरे में आती हैं तो इसको केयर फंड को अलग कैसे किया जाए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ये आप सही से रेज क्यों नहीं कर पा रहे हो? कर तो रहे हैं हम लोग। हाँ, देश का मीडिया हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है। अगर आप जैसे लोग ना हो, कुछ आप जैसे पत्रकार संस्थाएं ना हो, और ये सोशल मीडिया ना हो, तो मुझे लगता है तो ये तो पूरा देश बेच दें और देश को पता ना लगे। ये लोग तो देश बनाने आए थे, देश को विश्वगुरु बना रहे थे। सारी संस्थाएं आप बेचते जा रहे हैं और आप राष्ट्रवादी हैं। आप रेल बेच देंगे, आप एयरपोर्ट बेच देंगे, आप सारे संस्थान बेच देंगे और फिर कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो देश को बेचने वाले लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। और आप जानते हैं किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं? एक राष्ट्रवाद है इस देश में गांधी जी का, एक राष्ट्रवाद है इस देश में गोडसे का। तो बीजेपी और आरएसएस जो है वो गोडसे वाले राष्ट्रवादी हैं। ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं है। ये देश बुद्ध का है, ये देश कृष्ण का है। तो मुझे लगता है कि न तो बुद्ध के रास्ते पर है बीजेपी, न भगवान कृष्ण के रास्ते पर है, न गांधी जी के रास्ते पर है। तो इनका अपना रास्ता है। ये सब और ये रास्ता ऐसा है जो गरीब को, किसान को, महिलाओं को, देश को बर्बादी की तरफ लिए जा रहा है। ठीक। और इस बात को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों की चुनौती बड़ी है, क्योंकि देश भी बचाना है, लोकतंत्र भी बचाना है, संविधान भी बचाने हैं और अपनी परंपराएं भी बचानी है बीजेपी से। नहीं, अभी जो आपने सब बातें कही, क्या ये जनता को बताने में आप नाकामयाब हो रहे हो? या सही से आप एडमिट नहीं कर पा रहे हो कि भैया आपने जैसे कहा कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, आपने दो डिफाइन कर दिया, महात्मा गांधी और दूसरा नाथूराम गोडसे। तो गोडसेवादी है ना ये लोग, राष्ट्रवादी नहीं है। देखो, बीजेपी आरएसएस के लोग गोडसेवादी हैं। गोडसे को भारत का पहला आतंकवादी माना जाता है, कहा जाता है। आजाद भारत का पहला आतंकी अगर कोई भी है तो नाथूराम गोडसे। सब जानते हैं, ये सब जानते हैं।
बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके समर्थक लोग उनको अपना मसीहा मानते हैं आज भी। तो यही तो बात आपको जनता को बतानी है। मुझे लगता है कि तो यहाँ यही पे तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से है, हम लोग बता रहे हैं, यही हम लोग गांव-गांव जाकर के बता हाँ, रहे मैं हैं। वही कर, ये तो देखो चैनल के स्टूडियो हैं। मुझे लगता है ये आपको धरातल पे उतर के बताना चाहिए, अच्छा, तभी उसका रिजल्ट आपको ठीक मिल बात है, हम पाएगा। आपकी बात से सहमत हैं। और आपको क्या लगता है कि हम लोग धरातल पर गाँव में जाकर के बात नहीं कर रहे हैं? अगर बात नहीं कर रहे होते, तो 22 का चुनाव हारने के बाद 24 में 37 सीटें और खुद बीजेपी जिसको अपना सबसे बड़ा सुपरस्टार मानती है, मोदी जी हारते-हारते बचे हैं। और कैसे जीते हैं मोदी जी? या तो मोदी जी जानते हैं या बनारस के अधिकारी जानते हैं। जनता ने तो हरा दिया था। मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, मोदी जी 29 का चुनाव अगर बनारस से लड़ेंगे, दूसरे नंबर पे भी नहीं आएंगे। हार जाएंगे। दूसरे नंबर पे नहीं आएंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। मतलब इतनी नाराजगी है। मोदी जी 29 का चुनाव अपनी संसदीय सीट से हार जाएंगे। दूसरे नंबर पे नहीं आएंगे। हारना होता है दूसरे नंबर पे आप आ गए, आप तीसरे नंबर पे जाएंगे। इतना बड़ा इतना कैंडिडेट, गुस्सा है। देखिए, इतना बड़ा मतलब मजबूत कैंडिडेट समाजवादी पार्टी इस बार उतारने जा रही है। गुस्सा, हाँ। आप देखिए ना, आपने गंगा मैया को धोखा ऐसा दे तो दिया। नहीं कि सुनील सिंह यादव जी खुद ही सामने लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो कि इस बार मैं ही। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जब बनारस के लोगों से बात करें, बनारस के लोग बहुत धार्मिक, आस्थावादी और मुझे लगता है सच बोलने वाले हैं। लेकिन साजन जी नाराजगी है वहां पे। कई सारे सैकड़ों मंदिर भी तोड़े गए, कॉरिडोर के नाम पे मंदिर तोड़े गए। मणिका घाट को अभी चल ही रहा है सारा मुद्दा, लेकिन चुनावों में ये सब नहीं दिखता है। चुनाव जब आता है तो ना समाजवादी पार्टी को देखते हैं ना किसी को नहीं देखते हैं। जो रिजल्ट बताता है, मैं रिजल्ट के हिसाब से जा रहा हूँ। रिजल्ट में तो देखो भाई वहाँ पे कांग्रेस के नेता राज साहब भी खड़े होते हैं। अब जनता ये भी करती है, उनको फूल माला बाद में पहना पहना देती है कि नहीं हम तो आपको मानते हैं, हमने आपको जिता दिया है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर। देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा, लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में है हम्म। कि हम आप सब लोग महसूस कर रहे हैं। हम्म। बनारस की आपने बात की, हम्म। अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बहुत अच्छी बात करती है। हम्म। तो हमारे नेता ने कहा, मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, हम्म। आप गूगल पे सर्च करिएगा, इतिहास के पन्नों पर ढूंढिएगा, हम्म। कोई भी आज तक ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इतने मंदिर तोड़वाए हों जितने मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने तोड़वाए और मोदी जी ने तोड़वाए। आप सोचिए ना, सैकड़ों प्राचीन मंदिर, अहिल्याबाई होलकर जी का बनाया गया मंदिर। और देखिए, जब सवाल उठा, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, अहिल्याबाई होलकर के समाज के पाल समाज ने जब प्रदर्शन किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, एआई से बनाई हुई वीडियो लोग चला रहे हैं, हम एफआईआर करेंगे। हम्म। तो हम तो पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कितनी एआई की वीडियो आपने पकड़ी, कितने लोगों पर एफआईआर कराया और कितने वही तो लोगों को जेल एफआईआर 2 भेजा? लोगों पे हुई भी। तो एआई की थी या हकीकत थी? नहीं वो तो आप तय भाई करके उत्तर बताओगे ना। प्रदेश, ना ना ना, मैं तो ये कहता हूँ भाई वो एआई नहीं थी। नहीं। तथ्यात्मक क्या रूप आप से नहीं मानते हैं कि मंदिर तोड़े गए हैं? सब मानते हैं। मेरे भाई मानने से तो क्या, योगी वो आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि मंदिर जहाँ नहीं पे तोड़े गए हैं। जिस संसदीय क्षेत्र में ये हुआ है कांड, वहां के लोग कह रहे हैं मेरे कहने से कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा बैठे बिठाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी बीच में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के साथ में मेरा डिस्कशन जब चल रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जितनी मेहनत 22 में करी थी उतनी में 27 में करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जनता इतनी दुखी हो गई है। उन्होंने उसमें बनारस का भी नाम लिया, अयोध्या का भी नाम लिया। तो आप इस तरीके के मानते हो कि नहीं, इस बार का जो माहौल है वो 22 जैसा नहीं है, बदला हुआ है, हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या ये गलत फहमी के शिकार तो नहीं हो रहे नहीं, अभी गलत आपसे? फहमी के शिकार नहीं, मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं एक बात, हम्म। और हम लोग 27 के चुनाव के बाद फिर बैठेंगे। हम्म। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों में विधायक नहीं आई, 100 विधायक भी नहीं आई। हम्म। और उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी नाराजगी है हम्म।
इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, हम्म, लेकिन हमारे नेता ने महसूस किया है, पार्टी ने महसूस किया है। हम्म। मुझे लगता है कि अब की कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी होंगे जिनकी जमानत भी जब्त हो। इतनी नाराजगी है लोगों इसको कॉन्फिडेंस समझूं या फिर एक को। किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझूं? मैं अगर ये कह रहा हूँ, हम आज ये कह रहे हैं, उसके बाद 27 के बाद भी आपके साथ बैठ के बात करेंगे, तो हम भाजपा जैसे तो लोग हैं नहीं कि भाग जाएं, फिर बात ना करें। आज भाजपा पुराने मुद्दों पे बात नहीं कर रही, पुरानी अपनी कही हुई बातों पे बात नहीं कर रही, नोटबंदी पे बात नहीं कर रही है, हम्म, जीएसटी पे बात नहीं कर रही है, देश की सीमाओं पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बात नहीं कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रही है। हम्म। हम तो बात करेंगे, हम जो आपसे कह करके जा रहे हैं अच्छा सुनील वो जी, हम फिर आकर के सुनील जी, आपसे बात करेंगे। एक मैं बहुत अच्छे मुद्दे पे आपसे बात करना चाह जी रहा हूँ। शंकराचार्य वाला जो मुद्दा है, लपक लिया आप लोगों ने? नहीं, देखिए शंकराचार्य का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, वो धार्मिक मुद्दा है। धर्म से जुड़ा और मुद्दा है। ठीक है। अगर धर्म, राजनीतिक शास्त्र और राष्ट्र, ये पर्यायवाची है सबके। आप धर्म को खंडित नहीं कर सकते हो और धर्म से जुड़े हुए साधु संत, उनकी आप बेइज्जती नहीं करोगे। ये ललाट पकड़ के जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो करा है, मुझे लगता है कोई नेता नहीं, हर एक आदमी जब उसने फोटो देखे वो आहत हुआ है। मैं यहाँ नहीं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, जब आपकी हुकूमत हुआ करती थी। यही शंकराचार्य जी थे जो उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के समय मेरा अपमान हुआ था, लेकिन उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि बाद में अखिलेश यादव जी आए, अपनी गलती उन्होंने मानी और मैंने माफ़ कर दिया, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन ये उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी के लिए भी कहा, वो नहीं आए। तो ये जो हठ धर्मिता है जो बाहर निकल के आई है, इससे साधु संत बहुत नाराज हैं। और इस मुद्दे को जो लगता है कि समाजवादी पार्टी ने 27 को ध्यान में रखते हुए लपक लिया। देखिए रमेश भाई, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही हम्म, कि जो राजनीति है वो अल्पकालीन धर्म है, हम्म, और जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है। और आपने 2015 का भी जिक्र किया। हम्म, लाठीचार्ज में शंकराचार्य जी पर लाठी पड़ी थी, और हमारे नेता को जैसे ही पता लगा, हम्म, सबसे पहले अधिकारियों को उन्होंने फोन पर डांटा, हम्म। फोन पर माफी मांगी, और फिर आश्रम में जाकर के दंडवत होकर के माफी मांगी। नहीं, तब की बात नहीं है ये। नहीं, आपने कहा कि मैं घटना हुई और घटना घटना की हुई, जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला, ठीक है, उन्होंने अधिकारियों एक्शन रेट अधिकारियों को डांटा। उसी दिन। हाँ, उसी दिन, अच्छा, फिर माफी कब उसी मांगी? दिन अधिकारियों से डांटा, बात करके माफी मांगी फोन पर, और बाद में फिर आश्रम में जाकर के दंडवत होकर के माफी मांगी। हम्म, हम्म, और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि हठधर्मी है। हठधर्मी नहीं है, हम्म, इसे अहंकार कहते हैं। हम्म, और अहंकार इतना अगर बढ़ जाए हम्म, कि खुद अपने को आप साधु भी कहते हो, हम्म, और खुद शंकराचार्य से आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, हम्म, खुद आप शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हो, हम्म, उनको गंगा स्नान, संगम में स्नान नहीं करने दिया आपकी हम्म। पुलिस ने माघ मेले में। माघ मेले में। हम्म, और जिस तरीके से साधु संत और जो छोटे बच्चे शिक्षा लेते हैं, हम्म। उनकी जटा पकड़ करके लात घूसों से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने मारा है, आपको लगता है मामूली बात है? हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बिल्कुल में, मामूली, बिल्कुल मामूली बीजेपी बात की नहीं है। सरकार में, हम धर्म की दृष्टि से, साधु संत के सम्मान की दृष्टि से देखें तो इसको कोई भी सही नहीं कहेगा। मैं दूसरी बात कह हाँ। रहा हूं, बीजेपी की सरकार में धर्म भी संकट में, हम्म, धर्माचार भी संकट में, हम्म, शंकराचार्य भी संकट में, हम्म, और सनातन भी संकट में। हम्म। आपको क्या लगता है कि कोई सनातनी ऐसा हो सकता है शंकराचार्य का अपमान करे? कोई सनातनी ऐसा हो सकता है जो साधु संतों की जटा पकड़ के लात घूसों से मरवाए? हम्म, मुझे नहीं लगता कोई सनातनी ऐसा हो सकता है। फिर तो हमारे आपके समाज में एक वो है कि जो भी भगवा पहन लेता है, अ,
उसको हम आस्था से देखते हैं। उसी भगवा के चक्कर में, उसी आस्था के चक्कर में सीता मैया का हरण हो गया था। अच्छा साजन जी, आपको लगता नहीं है इस राजनीति नूरा कुश्ती में हमने धर्म को तो विखंडित कर ही दिया, अब जो हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, उनको ही आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूँ कि आप यादव होने का मुझे सर्टिफिकेट दो, आप मेरे से ठाकुर होने का या मुझे मेरी जात के सर्टिफिकेट मांग रहे। मतलब ये आपस में ही एक लड़ाने का षड्यंत्र तो नहीं है? किसने किया? बीजेपी मैं ने किया ना, यही तो हमारा आरोप है कि भाई बीजेपी ने कहां से शुरू किया? बीजेपी क्यों करेगी? उनको क्यों, क्या फायदा है आज हम कह रहे हैं आपस में लड़ाने कि का? हिंदू मुसलमान इस देश में सबसे ज्यादा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने किया। शंकराचार्य का अपमान किसने किया? बीजेपी की सरकार में हुआ। साधु संतों को लात घूसे से किसने मारा? बीजेपी की सरकार में मारा गया। सैकड़ों प्राचीन मंदिर किसने तोड़वा दिए? बीजेपी ने तोड़वा दिए। गंगा मैया के नाम पर आप अरबों रुपए का घोटाला कर गए, किसने किया? बीजेपी ने किया। तो हम क्या माने फिर? आप ना गंगा मैया के हुए, आप ना भारत माता के हुए, आप ना पिछड़ों के हुए, ना दलितों के हुए, ना आदिवासियों के हुए। तो आप चंद उद्योगपतियों के लिए आप सरकार चला रहे हैं, चंद बिरादरियों के लिए आप जी रहे हैं, चंद बिरादरियों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें भी आप सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी आप बड़ी जातियों में भी गरीब को आप छोड़ रहे हैं। जो आपसे सवाल कर रहा है उसको आप छोड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर बड़े समाज का भी व्यक्ति कोई सरकार से कह दे कि आपने मंदिर तोड़वाया है, तो नहीं, उसके ऊपर बुलडोजर चल जा रहा है, नहीं, उसके देखो, ऊपर एफआईआर हो रही है? देखो देश की तरक्की हो और उसमें अगर किसी भी टेंडर या कोई बड़ा प्रतिष्ठान अगर किसी बड़े व्यापारी को दे दो तो उससे तो समाज का भला ही हो रहा है ना। और आप कह रहे हो कि मोदी ने देश बेच दिया। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, मोदी जी ने पीएम केयर फंड के नाम पर चुप्पी मार गए। हम्म, हमारे नेता आदरणीय क्या अखिलेश है यादव जी, उसमें है क्या जो हजारों आपको- करोड़ रुपए है। किसका पैसा है वो? अरे देश का पैसा है, मोदी का पैसा है हाँ, क्या? तो वो नहीं बताएंगे क्या दिक्कत है? वो तो प्रधानमंत्री हैं। ये जनता पहले सरकार बदलेगी, फिर उसका हिसाब किताब होगा, इसमें क्या है? कोई ये ना सोचे कि देश छोड़ के कोई भाग जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि इनकी सरकार में जो देश छोड़ के गए हैं हम्म, वो हम लोगों की सरकार दिल्ली में बनेगी तो आएंगे नहीं, सब आएंगे, वो तो सारे भागे पड़े मौज सब को आएंगे, काट रहे हैं। सब आएंगे, सब आएंगे। इस देश का, भारत माता का एक रुपए भी लेकर के कोई भाग नहीं सकता। नहीं, समाजवादी पार्टी का अपनी दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली की सरकार बनेगी। आपका जो मिशन है वो 27 यूपी है या 29 दिल्ली है? स्वाभाविक हम राजनीतिक लोग हैं, पहले दिल्ली में, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, फिर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। 37 सीटों को लेके? क्यों 29 में 37 आएंगी, आपको लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो लगता है भाई आपकी सरकार बने, हमारे लगने से कुछ नहीं होगा ना। मैं तो आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप देखते आपका जाइए, prediction क्या है? पहले हम लोग दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे, सॉरी, हम पहले उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे हाँ, और फिर दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा? वो तो परिस्थितियां तय करेंगी। अब हमसे पूछेंगे तो हम तो कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, अखिलेश लेकिन जी- राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी ये हमारे नेता, पार्टी और गठबंधन के लोग तय करेंगे। क्या इस गठबंधन में अब बसपा के लिए कोई स्पेस छोड़ा है? देखिए, ये सवाल तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे सकते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि जो हमारे नेता ने पीडीए का नारा दिया है और जिस तरीके से बहुजन समाज के सारे बड़े नेता हाँ, पीडीए के नारे को और ताकत देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मुझको लगता है ये अपने आप स्वाभाविक गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज का। आपको लगता नहीं है कि अभी जैसे ही तकरीबन 12 या 10 महीने बचे होंगे चुनाव में आप लोगों के कूदने के लिए, तो इसमें जो आप पीडीए को मजबूत कर रहे हो, बड़े बड़े नेताओं को आप अपने पक्ष में ला रहे हो, डर नहीं लग रहा है ईडी का, सीडी का, कि इसका भी दौर या जोर जो है 1 2 4 महीने में शुरू होने वाला है? आपको लगता है कि समाजवादी लोग कभी डर जाएंगे इनसे? ईडी, सीबीआई, अरे हम इनके पुरोधाओं से नहीं क्यों डरे। बेखौफ, इतने बेखौफ अरे भाई, क्यों है? हम मतलब आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरे। सफेद कॉलर है इसलिए, कोई घाल घपला आप लोगों ने नहीं करा इसलिए? मुझे लगता है समाजवादी विचारधारा का कोई भी आदमी जेल से तो नहीं डरेगा।
जेल क्या है? जेल बहुत खराब चीज नहीं है ना। जेल में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, हमारे आराध्य हैं। हम अगर ये कहें कि जेल हमारी जेल कैसे सही नहीं है भाई? उसमें क्रिमिनल जाते हैं, रेपिस्ट जाते हैं, मर्डरर जाते भाई हैं, हम नहीं, सब कुछ अच्छा जाते हमने हैं। तो कुछ नहीं किया लेकिन ना। जिस जिस जेल की आपने बात भगवान श्री कृष्ण से करी है, वो जेल का मतलब होता था सुधारक, समाज कल्याण सुधारक, तब माना जाता। लेकिन अब तो मायने बदल चुके हैं। आप किसी भी जेल में चले जाइएगा, आपका जिला उन्नाव है, उन्नाव की छोटी सी जेल में आप चले जाइएगा, आपको रेपिस्ट मिलेंगे, आपको ब्लैकमेलर मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो उसकी तुलना आप उससे कैसे करोगे? ठीक बात, इसलिए इसलिए मैं इसका भगवान जवाब ना करे कि कोई जेल जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर जेल जाना पड़े तो डर नहीं है, पहली बात। हम्म। जब भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल या हमारे हजारों क्रांतिकारी जेल जा रहे थे, हाँ। तब भी तो वहां चोर, बेईमान, डकैत, रेपिस्ट जेल में बंद होते थे, हाँ। लेकिन उनकी कैटेगरी अलग थी। तो अच्छा, अगर जेल में सुविधाएं हैं ऐसी? नहीं, सुविधाओं का मतलब है, हाँ। अगर हम आंदोलन करते हुए जेल जाएंगे, हाँ। आपको जब खबर मिलेगी कि हम जेल चले गए, तो आपको क्या लगेगा कि कोई आतंकी और कोई चोर और बेईमान जेल चला गया। हम्म। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो लोगों को डरा रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम जांच करा कर आपको जेल भेज देंगे। हम्म। हम लोग तो जेल जाने को तैयार हैं, लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार तो बदलेगी। मैं आपसे अगर व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं, बड़े कद के नेता हैं, एमएलसी रहे हैं, और विधानसभा में एक कड़क आवाज़ आपकी रही है, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, संगठन को आप मजबूती से आगे बढ़ा रहे हो। क्या बसपा अगर आपको ऑफर करती है या बहन मायावती जी की तरफ से कुछ आता है, आप क्या चाहोगे कि नहीं 27 में साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात साफ कर दी हम्म। कि पीडीए को मजबूत करने के लिए और पीडीए की सरकार बनाने के लिए जो भी आए जो रास्ते लोग खुले। भी आए, हाँ। उनका स्वागत है। हाँ। और बाकी ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो किसको लेंगे, चलिए, किसको मैं यही नहीं जानना लेंगे। चाह रहा था, रास्ते खुले हैं। मुझे लगता है हमारे नेता ने कहा हमने सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं, हम्म। जो आना चाहे, जिसको समाजवादी विचारधारा पर भरोसा है, जिसको बहुजन समाज को आगे ले जाना है, जिसको संविधान बचाना है, जिसको गरीब की चिंता है, किसान की चिंता है, पिछड़े दलित मुसलमान की चिंता है, वो आए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी को हटाने जा रहे हैं। 27 की स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी? सिर्फ भाजपा को हटाना है, यही रणनीति है। बाकी रणनीति आप समझ रहे हैं हम्म। कि भाई बीजेपी किस बूते पे चुनाव लड़ेगी। हम्म। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार को। हम्म। हमने एक टीवी चैनल पे बीजेपी के एक प्रवक्ता से कहा कि आप 10 नाम गिना दीजिए जो आपने काम किए हो। मैं तो आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी नहीं गिना सकते 10 काम अपने जो उन्होंने काम किए हो। 10 साल में भी अभी भी आपको माननीय अखिलेश यादव जी के कामों के पीछे फोटो खिंचानी पड़ रही है, वहां पत्थर बदलवा करके लिखना पड़ रहा है अपना नाम। तो आप सोचिए, इन लोगों ने केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। और उत्तर प्रदेश का किसान हो, पिछड़ा, दलित, मुसलमान हो, महिलाएं हो, मुझे लगता है हर आदमी बदलाव चाह रहा है। और शंकराचार्य जी की घटना के बाद ये लोग महसूस कर गए हैं कि ये लोग हिंदू के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ किस तरीके का धोखा कर रहे हैं। मैं अगर एक एक लाइन में एक बात करूं, अभी मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश के हम्म। लखनऊ गए, हम्म। उन्होंने कहा कि सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हम्म। वो अक्सर यही बात कहते हैं, लेकिन अच्छा, हम दूसरी बात कह रहे हैं। लेकिन अब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जो अभी आपने कहा, मैं आप ही को बात पूरा कर रहा हूँ। शंकराचार्य ने जो कहा हिंदुओं के बारे में और हिंदुओं को अलग करने के बारे में, वो आवाज़ सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रुकी है, जहाँ जहाँ हिंदू रहता है वहाँ वहाँ पहुँच गई। एक साधु संत को बाल पकड़ के खींचना और उसके वीडियो जो चारों तरफ गए हैं, तो नागपुर को ये लगा कि स्थिति तो खराब है, इसलिए उनको नागपुर से लखनऊ आना पड़ा। दोनों डीसीएम से अलग अलग बात करनी पड़ी, फिर सीएम साहब से बात करने के लिए। मैं आप ही की बात पूरा कर रहा हूँ। उनको लगता है कि चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। मैं पहले सवाल मैंने यही करा था, ये गड़बड़ाई हुई चीज़ को आप अपने फ़ायदे के तौर पे देख रहे हो ना।
देखिए हम केवल ये कह सकते हैं हिंदू एक हो जाए, लेकिन जब पिछड़ों को, हम्म, बच्चों को नौकरी देने का सवाल आता है, हम्म, तब तो पिछड़ा पिछड़ा हो जाता है, हिंदू नहीं रहता है। हाँ, फिर दलित का आप आरक्षण छीन लेते हैं, फिर वो हिंदू नहीं रहता है। आप फिर शंकराचार्य का अपमान कर देते हैं। तो देखिए केवल शंकराचार्य जी से नहीं डरा है नागपुर, पीडीए से भी डरा है। हम्म, अब उनको लगता है हिंदू की जो एक 90% आबादी है वो बीजेपी के खिलाफ है, हम्म, और जो असली हिंदू है, अच्छा कोई हिंदू अपने आप को कहेगा और झूठ भी बोलेगा, कोई हिंदू किसी का घर बुलडोजर से गिरवा देगा? ये हिंदुत्व के नाम पर केवल नौटंकी हो रही है। किसने गिरवा दिया? अरे भाई, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में किसके किसके यहाँ चले? भाई बुलडोजर आप जाति देख के, धर्म देख के गिरवा देंगे आप। नहीं, और नहीं, जब अपनी जाति के लोग फंसेंगे तब फिर वो राष्ट्रवादी हो जाएंगे, फिर वो साधु संत हो जाएंगे। नहीं, नहीं, कहाँ, क्या किसी मुसलमान के घर पे गिरवाया है क्या? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चला? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ नहीं, कहाँ मैं चल तो रहा है? आपसे जानना चाह हाँ, रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोई बुलडोजर नहीं चला? बुलडोजर की तो चर्चाएं मुझे लग रहा है एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी कर रहे हैं। जब आप ही लोगों ने खोदा, वो प्रोफेसर आपका मुरादाबाद का कोई इनका अब बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। अब आप ये समझिएगा कि किस तरीके से ये प्रोपोगंडा बीजेपी करवाती है। हम्म, अपने लोगों को पैसा देके, स्टोरी लिखवा करके, खबरें लिखवाते हैं, हम्म, मीडिया में चलवाते हैं, हम्म। और जो इनका भ्रष्टाचार है, जो झूठ है, जो बेईमानी है, वो मीडिया में ना आए, इसके लिए भी पैसा देते हैं। अच्छा, लेकिन मीडिया को भी पैसा पहुंच रहा? मीडिया में इस बात का भी पैसा है कि आपको हमको दिखाना है। मीडिया में इस बात का भी पैसा है कि आपको माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं दिखाना राजनीति है। में हम मीडिया वालों को क्यों घुसेड़ लेते हो? किसको पैसा मिल रहा? देखिए भाई मुझे- मैं भी हिस्सा हूँ मीडिया का। फिर अच्छा, आप मेरे ऊपर लालचन लगाओगे कि मैंने भी पैसा ले लिया। मैंने शुरुआती दौर में कहा हाँ, कि अगर आप जैसे कुछ पत्रकार या संस्थाएं नहीं होती तो असली बात तो आती ही नहीं। आप पैसा लिए बैठे होते तो आज आप हमारा तो नहीं, हमसे तो नहीं बातचीत कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि अब तो मीडिया के भी बहुत लोग ये कहने लगे हैं, इतने प्रेशर में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई बड़े पत्रकार भी कह रहे हैं कि अब कभी कभी लगता है कि हम लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे जैसे किसान जाग रहा है, नौजवान जाग रहा है, वैसे वैसे पत्रकार साथी भी जाग रहे हैं, उनकी पत्रकारिता जाग रही है। और पत्रकारिता हमारे आपके समाज का चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का। हम लोगों को बहुत भरोसा है, देर सवेर बदलाव जब सब जगह से होगा तो मीडिया से भी होगा। लेकिन एक बताइए सुनील जी, दूसरी सबसे बड़ी कहानी ये अब शुरू हो गई है, क्योंकि साल भर रह गया सरकार को। जो बड़े बड़े वर्ग हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को साधना है, जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा शिक्षा मित्र का। उनके वेतन नहीं बढ़ा। कल वेतन वृद्धि की उनकी मांग पूरी हो गई है। 10,000 पहले मिलते थे, अब 18,000 दे दी जाएंगे। क्या इस तरह के मुद्दे ये आपको चुनावी लगते हैं, या वास्तव में इनके पीछे इच्छा शक्ति है? नहीं नहीं, अगर चुनावी नहीं होते तो शिक्षा मित्र साथी कब से भटक रहे हैं। और 18,000 क्यों, 40,000 क्यों नहीं? टीचर भी भटक मैं रहे कह रहा हैं। हूं 18,000 क्यों, हम्म, 40,000 क्यों नहीं? हम्म, जहां वो पहुंच गए थे वहां से आप 10,000 पे ले आए, हम्म, और आप 8,000 बढ़ा करके हम्म। आप जैसे ही सरकार में आएंगे वैसे ही फिर आप उनको 10,000 पे ले आएंगे, फिर कम कर देंगे। तुरंत कम कर देंगे। ये तो शिक्षा मित्र साथी जानते हैं हम्म, कि चुनावी वर्ष है, हम्म, इसलिए आपने 10,000 से 18,000 किया है। हम्म, अगर आपकी मंशा अच्छी होती, हम्म, उनके आप भविष्य के बारे में सोच रहे होते, 40,000 नहीं किया आपने, 18,000 किया। हम्म। और हालांकि वो होने वाला नहीं है कि आप बीजेपी दोबारा आ जाए, लेकिन अगर आ गई तो फिर 10,000 पे आ जाएंगे शिक्षा मित्र। अगर अगर समाजवादी पार्टी की आती है तो? तो जहां शिक्षा मित्र साथी जो पा रहे थे, हाँ, हमारे नेता ने कहा वही सम्मान दें। शिक्षा मित्रों को जितनी छूटी थी, जिन्होंने कम करी थी, उतना ही वेतन आप लोग उतना ही 40,000 वेतन, रुपए देंगे। उतना ही वेतन। इसीलिए मैंने कहा ना 40,000 क्यों नहीं, हम्म। 18,000 क्यों?
नहीं, 40,000 पे आपने छोड़े, फिर आप बढ़ा क्यों नहीं रहे हो? आप 50 करो फिर। भाई अभी तो शुरुआत तो आप सोचिए ना। हम्म। अगर हम 10 से 40 ले जाएंगे, हम्म। अगर उनकी कोई मांग होगी तो हमारे नेता वो भी मानेंगे। तो मैं ये जनता को इस समय इस पॉडकास्ट के माध्यम से घोषणा कर दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो शिक्षा मित्रों को 40,000 जो मिलते वो तो मिलेंगे मिलेंगे, उससे बढ़ाने की भी बात की जा हमारे रही है। नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार शिक्षा मित्रों का डेलीगेशन मिला है। हाँ। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही समाजवादी सरकार आएगी, हम जो आपका सम्मान था उसको वापस करेंगे। माननीय अखिलेश जी ने ये जी, कहा बिल्कुल कहा शिक्षा है। मित्र के जितने बिल्कुल, भी जी, संघ बिल्कुल उनसे कहा मिलने है। आए हैं। बिल्कुल कहा है। हम्म। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उनके साथ धोखा कर रही अच्छा है। सुनील जी, एक चीज और है, मैं बीजेपी के अंदर खाने की आपसे बात करूंगा। जो यदा कदा सुनने को आता है कि दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो योगी आदित्यनाथ को हमेशा डैमेज करने के लिए, उनको गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए बातें चलती रहती हैं। क्या आपको लगता है 27 में अगर भारतीय जनता पार्टी उम, जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में आती है, क्या यही इन्हीं के नाम को प्रोजेक्ट करेगी या फिर इनको हटा देगी, जिस तरीके से बातें चल रही हैं? देखिए, बातें तो बहुत सी चलती हैं। हुँ। बातें तो हम लोगों ने भी सुनी कि पहले अमित शाह जी और योगी जी की नहीं पट रही, हुँ। वो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर हम लोगों ने ये भी सुना योगी जी ने अमित शाह जी को धमकाया है। अच्छा। हाँ, तो अब इधर तो अमित शाह जी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि प्रेशर में आ गए होंगे। हाँ। तो दोनों लोग सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। हाँ। लेकिन बीजेपी का प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये हो गया कि देश हाँ। और बर्बाद। अब हाँ। देश को बचाने का वक्त है, हाँ। तो बीजेपी को भगाने का वक्त हुँ। है। इनका आपसी झगड़ा किस कारण है, ये आप भी जानते हैं। हाँ। सिर्फ भ्रष्टाचार का बंटवारा है। अच्छा, सिर्फ भ्रष्टाचार का बंटवारा। कैसे? भाई जो काम हो रहे हैं उसमें आप देखिए ना, खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। लेखपाल से लेकर के डीएम, कोई भी काम उत्तर प्रदेश में आप बिना पैसे के करा सकते हैं क्या? आप बिना पैसे के अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, तो अपना ज़ीरो निवास प्रमाण टॉलरेंस की पत्र जो नहीं बनवा बात करते सकते। हैं, ये सब हवा-हवाई बातें हैं। ये बीजेपी जो बात करती है, हुँ। काम जस्ट उसका उलट करती हुँ। है। अगर वो कहे कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो आप समझ जाओ ये राष्ट्रवादी नहीं। नहीं अगर है। वो कहे कि हम ईमानदार हैं, तो आप समझ जाओ ये सबसे बड़ा बेईमान है। अगर वो कहें कि हम किसी के सामने नहीं झुके, हाँ। इसका मतलब ये दंडवत हो गए हैं। हुँ। अगर वो कहें कि हम जातिवादी नहीं हैं, हाँ। तो समझ जाओ इनसे ज्यादा जातिवादी कोई नहीं है। हुँ। अगर वो कहें कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हुँ। इसका मतलब वे नफरत की राजनीति करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये मान लें कि जो अमेरिका के साथ में जो डील हुई है, उसमें भी यही सब कुछ हुआ है? अमेरिका के साथ जो हो रहा है, हुँ। मुझे लगता है एक तो वो फाइल है, आप उस फाइल का नाम समझ रहे हैं। आप बताइए ना, ठीक है भाई जनता भी तो भाई, जाने। हम तो ये सुन रहे हैं कि कई फाइलें हैं। हुँ। भाई हमने तो केरला फाइल सुनी थी, जो आपने भी देखी होगी। बंगाल फाइल सुनी थी। और आप क्या किस क्या फाइल सुना? आप किस कौन सी? फाइल एक और फाइल नहीं सुनी आपने? नहीं, नहीं आप बताइए ना। नहीं नहीं, हम जनता आपसे को। जानना चाह रहे हैं। मैं तो आपसे जानना चाहूँगा, मैं नहीं, तो नहीं, सवाल कर रहा हूँ हो आपसे। सकता है हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हाँ। हम आरोप लगा रहे हों। हाँ। सुना तो आपने भी होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने तो राजनीतिक व्यक्ति बाद में सुनता है, हाँ। पत्रकार साथी पहले से सुनते नहीं, हैं। मैं तो सुन रहा हूँ, किस फाइल में किसका क्या नाम है, आप बताइए ना खुल नहीं, के। नाम तो बहुत आ रहे हैं। हाँ। और हमारे नेता ने एक बात और कही है हाँ। कि उसी फाइल के दबाव में हुँ। आप सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे करार कर रहे हैं जिसमें देश का नुकसान है। हाँ। एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हो? बिल्कुल, हम समझ रहे थे। मैं इसीलिए नहीं कह रहा था, मैं जान रहा था कि उस फाइल की चर्चा केरला फाइल से ज़्यादा है और केरला फाइल में कोई डरा नहीं। हुँ। एप्स्टीन फाइल से डर गए। एप्स्टीन फाइल से लोग डरे हुए हैं हुँ। और डर करके देश से समझौता कर रहे हैं। अरे आप इस्तीफा दे दीजिए, देश को तो गिरवी मत तो रखिए। ये कहाँ से बात आ गई भाई? भाई फाइल के अभी पन्ने तो मेरे ख्याल से कुछ ही खुले हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं खुले हैं ठीक और बात। आपने कह दिया कि उसके दबाव में आके ये सब कुछ हो गया है। देखिए होता क्या भाई है, उसमें ना कोई ऐसी तथ्यात्मक कोई चीज़ आई है। भाई नाम तो कइयों के जुड़ रहे हैं। मैं अगर आपके मुँह से जान लूँ, किस-किसके नाम जुड़े हैं? हम तो ये चाहते हैं कि उसमें किसी का नाम आ जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम ना आए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, भाई क्योंकि देश का स्वाभिमान प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी हैं,
तो नहीं नहीं वो सुनील यादव जी के भी हैं, रमेश ठीक ठाकुर बात, के भी हैं, ठीक। अखिलेश तो यादव जी के, वो इसीलिए सबके मैंने ही हैं कहा ना हैं। कि हम तो चाहते हैं कि उनका नाम ना आए, हम्म लेकिन जिस तरीके से अमेरिका डील कर रहा है हम्म तो लगता तो है कि किसी का तो कुछ है, हम्म वरना हमारा पाकिस्तान से युद्ध, हम्म हमारी सेना पाकिस्तान में घुस हम्म गई, हम्म जब हम लगभग पाकिस्तान को ध्वस्त करने की कगार पर हमारी देश की सेना घुस करके, तो सीज फायर हो जाता है, अचानक सीज फायर होता है। हम्म और जब देश पूछता है सीज फायर क्यों हुआ, तो जवाब नहीं। हम्म सीज फायर की खबर कहां से आती? हम्म सीज फायर की खबर अगर हमारे सेना की तरफ से या हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आती हाँ तो स्वीकार था ना। लेकिन सीज फायर की खबर हम तक, आप तक या देश दुनिया तक हाँ अगर अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा, हाँ ये तो गलत है। तो डील, अमेरिका का राष्ट्रपति बताएगा तो जो कि डील देखिए हुई। देखिए, पूरा विपक्ष पूछता रहा हम्म कि क्या हमारे विमान गिरे, हम्म क्या सरकार ने बताया? हम्म अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा कि 11 विमान गिरे। हम्म कल और बढ़ा दिए। ठीक है, हम्म तो इसका मतलब हम क्या माने कि देश के प्रधानमंत्री जी दबाव में नहीं है? हम्म क्या माने कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी वही कर रहे हैं जो ट्रंप कह रहा है? तो डील की भी तो जानकारी हमें बाहर से मिली है। तो अब तो आपने हमारे अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। सर्वविदित है, इसमें कोई अच्छा अच्छा एक चीज बताइए, मैं एक बात कह रहा हूं, हम्म प्रधानमंत्री जी को जितना फोटो खिंचाने का शौक है, अच्छी बात है। हर एक पुल, पुलिया, ट्रेन, रेलवे, कोई उद्घाटन हो, हरी झंडी प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं। इतनी बड़ी डील हो गई, प्रधानमंत्री जी ने फोटो नहीं खिंचाई। और कोई भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं आ पा रही है कि डील में क्या क्या करार हुआ है। अमेरिका दे रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना, क्या सुरक्षा से होती जुड़ी है? हुई हम तो होती यही हैं। जानना चाह रहे हैं। सरकार ये कहती है भाई हम तो सब आपके चीजें डिस्क्लोज क्यों करें, भाई, हम तो आपको क्यों बताएं, हमें क्यों बताएं। क्यों नहीं बताएंगे? भाई हो सकता है कि भाई सुरक्षा से अरे जुड़ा हुआ भाई, मुद्दा हो। आप अपनी बेटी की शादी करके आए हैं क्या किसी से कि आप नहीं बताएंगे? गोपनीय आपका भाई पारिवारिक मामला है। शादी अलग है और बड़े मुद्दे को अरे एक डील करना वो अलग होता तो है। अमेरिका बताएगा। हो सकता है ना बताएं कि समाजवादी पार्टी पता चला फोन करके कुछ उसमें कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए भी ना भाई, बताया हो। समाजवादी पार्टी क्या गड़बड़ कर दी? मतलब देश अगर अरे भाई हमारा, आप संसद चलने नहीं देते अरे हो। भाई, संसद क्यों हाँ, नहीं चलने? हाँ, संसद हाँ। में यही तो और बात आई इस ना। बार भी यही हुआ है भाई, शीतकालीन सत्र अच्छा, हम में कह रहे हैं। आप लोगों ने चलने ही नहीं दिया। मोदी जी कह रहे हैं हम तो सारे मुद्दे के, उनके जितने भी मंत्री थे, किरेन रिजिजू जी खड़े होते हैं कि हम सारे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते हो। अच्छा, सारे मुद्दे पे आप बात भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी लोकसभा से भाग भी जाएंगे। और ठीक है, आपको नहीं, संबंधित नहीं, ठीक मंत्री क्या तो है? बात कर रहा है। आपको लगा नहीं इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री भारत ने कभी देखा है? हम्म इतना कमजोर प्रधानमंत्री हम्म भारत ने कभी देखा है? हम्म इतना लाचार बेबस प्रधानमंत्री हम्म भारत ने कभी देखा है? हम्म अगर माननीय प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जी को हम्म देश का मीडिया ताकतवर अगर न दिखाए, हम्म तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी। हम्म। अच्छा एक सवाल और आपसे, आज 21 तारीख है, जी, 25 तारीख को प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं? 25-26 जा रहे हैं। आप इतना बड़ा दल, इतनी बड़ी पार्टी और इतने ओहदेदार, आपको नहीं पता है? कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या मालूम, आप नहीं बताइए। नहीं, मुझे भाई आपकी तो नजर है पॉलिटिकल हर चीजों पे होनी चाहिए ना। नहीं है, लेकिन हाँ। मुझे नहीं जानकारी कि कहाँ जा रहे क्योंकि मैं आप ही की हैं। हो बात सकता कहीं जा रहे हैं। इजराइल जा रहे हैं, 25-26 का 2 दिन ही दौरा है। देखते हैं। उनके जाने से प्रधानमंत्री पहले कहीं जाते हैं तो उसके पूरे खाके को उसको डिस्क्लोज किया जाता है, ये परंपरा रही है ठीक है, सही शुरू है। से। आपके बड़े नेता, नेताजी भी डिफेंस मिनिस्टर ही जी, संभाल चुके हैं। आपका भी बड़ा सब कुछ एकदम चलता है सेंट्रल से। लेकिन ये जो परंपरा बदल रही है, डील हो जाना हमें ना पता चलना, दूसरा आदमी बता रहा है, और प्रधानमंत्री, हमें तो चिंता है ना प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। अब ये चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा 2 दिन ही है, नेतन्याहू बता रहे हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो बता रहे हैं। यही तो हम कह रहे थे आपके कार्यक्रम। इतना घबराया हुआ प्रधानमंत्री,
इतना डरा हुआ अरे तो प्रधानमंत्री सुन लीजिए, को डेलीगेट ले जाइए, सुन लीजिए, चिट्ठी लिखिए कि ये आप क्या कर रहे हो। सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए। जैसे आपको प्रधानमंत्री जी की चिंता है, तो प्रधानमंत्री जी को भी कुछ चिंता होगी। शायद उसी चिंता का हल ढूँढने इज़राइल जा रहे होंगे। कौन सी चिंता? कोई तो होगी। अगर आपको प्रधानमंत्री जी की ओह सुरक्षा की चिंता है, वो मुझे तो प्रधानमंत्री जी की चिंता मैंने बता दी, आप बताइए ना उनको किस चीज की चिंता है जो इजराइल जा रहे हैं। हो सकता है देश के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जा रहे हों, हाँ देश ये को आगे ले जाने के लिए जा रहे हों। हाँ हो सकता है कि देश की कुछ फाइलों पर बात करने जा रहे हों, कुछ फाइल खोलने जा रहे हों, कुछ फाइल बंद करने जा रहे हों। ये तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। लेकिन अगर वो जा रहे हैं, तो कुछ तो करने जा रहे हों। नहीं, एप्स्टीन ने अपनी मेल में ये भी लिखा था कि 2017 में प्रधानमंत्री ने मेरे से सलाह ली और वहाँ नाचे गाए भी और काम भी हो गया। ये वही इजराइल है। अगर प्रधानमंत्री जी, अच्छा ये बताइए, हमको कहने में भी शर्म आ रही कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम्म हमने देखा तो नहीं। हम्म अभी तो मान लो जो मेल आई हैं, वो चीज़ें हैं। मतलब 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आप, जो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है, वो व्यक्ति एक ऐसे जघन्य अपराधी से सलाह हम्म ले रहा है। तो हम्म आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी कैसे लोगों से सलाह लेकर के काम कर रहे हैं। इनके सलाहकार ही गड़बड़ है। अगर सलाहकार प्रधानमंत्री जी के गड़बड़ नहीं होते, तो क्या भाजपा देश के किसानों को आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी कहती? देश के किसानों पर गोली चलाती, लाठी चलाती? क्या अगर इनके सलाहकार अच्छे होते, तो लेह लद्दाख के जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो जेल में होते? अगर इनके सलाहकार ही बहुत अच्छे होते, तो मणिपुर अब तक जल रहा होता। सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के राष्ट्रवादी बन करके घूम रहे होते। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अब कहीं भी जाए, देश के लोगों के दिलों से तो वो निकल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 29 का चुनाव प्रधानमंत्री जी बनारस नहीं लड़ेंगे। सुनील जी, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल के परतें खुल रहे हैं, पन्ने खुल रहे हैं, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं विदेशों में, क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ जिस जिनके नाम हैं जो आए हैं कि यहाँ कोई इस्तीफा या फिर कोई किसी तरीके से कार्रवाई होने की उम्मीद है मुझे आपको? नहीं लगता है कि कोई इस्तीफा, क्यों? इतनी नैतिकता नहीं है भाजपा वाले लोग। आरएसएस और भाजपा में अगर किसी चीज की कमी है, तो नैतिकता की कमी। नैतिकता नहीं है इन लोगों में। नैतिकता होती तो अब तक कम से कम अपने पुरी का तो इस्तीफा ले ही लेते मोदी जी। खुद कब देते तो बाद की बात है। उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही जाती। आप सोचिए कि हम लोग ये मानते थे कि दुनिया का सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश है, दूसरे देशों में जिनका नाम आया है, उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ जिनके नाम आए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो इजराइल जा रहे हैं, अमेरिका से डील कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना, देश कितने संकट में है। वो लोग बेचारे कितने संकट में हो तो फाइल बताएगी, लेकिन देश का किसान, देश का नौजवान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, महिलाएं, व्यापारी, सबको बर्बाद कर दिया आपने। देश 50 साल पीछे ले गए मोदी जी, जबकि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम 50 साल आगे ले जाएंगे। तो जिस ये बर्बादी का जो आप आरोप लगा रहे हो, इसकी शुरुआत संभालने की कहाँ समाजवादी उत्तर प्रदेश से करेगी? मुझे लगता है शुरुआत समाजवादी पार्टी ने 24 में कर दी। हम्म अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया होता, मुझे लगता है अब तक तो संविधान में संशोधन हो गया होता। पिछड़े, दलित, आदिवासी तो घर बैठ जाते, सपना देखना बंद कर देते। और बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आदिवासी, इसको सपने देखने का भी हक छीन लो आप। वो उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमको ये भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी
इस पीडीए के नारे के साथ देश का संविधान, लोकतंत्र और देश की सीमाओं से लेकर के देश की परंपराएं, देश की आस्था और देश के चारों शंकराचार्यों का सम्मान अगर अब कोई बचा सकता है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी बचा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव, जिन्होंने जो इनकी पहचान है बेबाकी से बोलना, बड़े बेबाकी से हमारे सारे प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। और 2027 से लेके देश से लेके विदेश तक आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे क्या उथल पुथल होनी है, उन सब पे इन्होंने विस्तार से बात करी। अगले हफ्ते इसी कड़ी में किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सुनील जी, आप स्टूडियो में हैं, आपका जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।